वृद्धि और आर्थिक विकास में कौन सा संबंध है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो आपको याद रखना है ऋणात्मक। आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% है। जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.4% है। कितनी है? 1.4। आपको 2.3 तालिका के माध्यम से ये स्पष्ट भी किया गया है। जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या विशाल परिवर्तन होता है। यद्यपि जनसंख्या दर निरंतर घट रहे, कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। उसके अतिरिक्त प्रसव के दौरान मृत्यु दर की कमी, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि भी हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर क्या होती है? 1.4। आपको इसमें 2-3 पॉइंट निकल गए हैं। एक तो ये कहा गया है कि जनसंख्या और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है, और जो विकसित राष्ट्र हैं उसमें जनसंख्या वृद्धि दर कम है और जो विकासशील राष्ट्र हैं उसमें वृद्धि दर अधिक है। आगे आपको समझना है जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या में वृद्धि या कमी किस प्रकार प्रभावित करती है? ठीक, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। अल्प वृद्धि अपेक्षित है। ठीक, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या बढ़ना एक स्वाभाविक है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद अगर जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, तो उससे समस्याएं पैदा हो रही है, समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इनमें से संसाधनों का ह्रास गंभीर समस्या है। संसाधनों की कमी गंभीर समस्या। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। जनसंख्या में कमी भी चिंता का क्या है? विषय है। लेकिन कुछ महामारी जैसे एड्स अफ्रीका राष्ट्रों, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है। यानी कुछ महामारियों ने वृद्धि, किसकी वृद्धि? मृत्यु दर की वृद्धि को बढ़ाकर भी जनसंख्या में परिवर्तन कर दिया है। तो जनसंख्या ज्यादा भी नुकसानदायक है और जनसंख्या कम भी क्या है? नुकसानदेह है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64। ये विश्व की है और यहाँ हम लोग भारत की लिख रहे हैं। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कितनी है? 1.64% है। उस आगे कहा कि कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या दुगना करने में 318 वर्ष लगे हैं। कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में 318 वर्ष लगे हैं, यानी कम से कम 3 शताब्दियों का समय लगा है। जबकि कुछ देशों ने अभी भी दोगुनी होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या दुगुनी होने के लक्षण अभी से दिखाई देने लगे हैं। आगे जो टॉपिक आप लोग समझने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है जनसंख्या संक्रमण। जनसंख्या संक्रमण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए लगाया जाता है। आपको समझना है कि जनसंख्या संक्रमण किसी क्षेत्र की वर्तमान संख्या, जो भी जनसंख्या है, तथा भविष्य में होने वाली वृद्धि के पूर्व अनुमान को व्यक्त करता है। आज मान लीजिए किसी स्थान की जनसंख्या 1000 है, हो सकता है
भविष्य के कुछ वर्षों में वो बढ़ के 4000, 3000 या 2000 हो जाए। तो ऐसा जो प्रभाव जनसंख्या का दिखाई देता है, तो उसकी गणना करने के लिए जनसंख्या संक्रमण का प्रयोग किया जाता है। तो आप मैंने क्या बताया, किसी स्थान की वर्तमान जनसंख्या और भविष्य में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का वर्णन करने के लिए हम लोग जनसंख्या संक्रमण का प्रयोग करते हैं। दोबारा से मैं स्पष्ट कर दूं, जनान के लिए किए संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर, ग्रामीण मतलब ग्रामीण परिवेश में, खेती में जिसका व्यवसाय खेती या कृषि हो, और अशिक्षित अवस्था से, कहां से, ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित क्षेत्रों से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बन जाता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए लोगों का परिवेश, उनका व्यवसाय और उनके शिक्षा का स्तर, ठीक, ये तीन तो चीज है। ग्रामीण उनका परिवेश है, खेती है उनका व्यवसाय है, और शिक्षा उनका मतलब उनका स्तर है, साक्षरता का स्तर है। अगर इन तीनों में बदलाव कर दिया जाए, एक ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदल दिया जाए और वहां खेती के जगह उद्योगों का विकास किया जाए या औद्योगिकरण किया जाए, और साथ में शिक्षा के स्तर को भी बढ़ा दिया जाए। जहां अशिक्षा है, अशिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षित में बदल दिया जाए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, तो हम लोग देखेंगे कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर में बदलने लगती है। आपको याद है किसके कारण? इन चीजों में परिवर्तन के कारण। यानी मान लीजिए कोई लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, खेती करते हैं और वहां अशिक्षित है, तो वहां पर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होगी। और उसके विपरीत आप शहरों में और उद्योगों से जुड़ जाएं और शिक्षा का स्तर बढ़ा दें, तो वहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि मानव कुछ तकनीकी विकास करता है, सुख सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में परिवर्तन होने लगता है। यह परिवर्तन अवस्थाओं में होता है, चरणों में होता है, ठीक, और जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो परिवर्तन हो रहा है उच्च जन्म दर से निम्न मृत्यु दर, या उच्च जन्म दर से निम्न जन्म दर, या उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर, तो ये चरणों के रूप में होता है, चक्र के रूप में होता है, अवस्थाओं के रूप में होता है, और इसी को हम कहते हैं जनसंख्या चक्र। क्या कहते हैं? जनसंख्या चक्र। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं। जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं।
जनसंख्या परिवर्तन जो हो रहा है वो 3 अवस्थाओं में होता है। ठीक, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ठीक, किस प्रकार होता है ये जो जनांकिकीय संक्रमण है या जनांकिकीय परिवर्तन है वो किस प्रकार होता है? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 3 अवस्थाओं में होता है। आपको समझना है